कुंडली मिल गई है, बाद में कहते इशारे में बोल तो दिया था वनवास मिलेगा। तो ये जो गुण मिलाने वाला चक्कर है, गुण मिलाने के बाद भी शादी टूट गई, तलाक हो गया, या ये हो गया वो हो गया, वो इसी कारण होता है क्योंकि हम लोग पुराने ढर्रे को छोड़ नहीं रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी अगर कर रही हैं तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें उसमें सुधार लाते रहना पड़ेगा। सो 7th हाउस में कौन सा ग्रह है उसकी स्थिति आपने समझ ली। 7th लॉर्ड कौन सा ग्रह है उसकी स्थिति आपने समझ ली। 7th लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में चले जाए तो समझ लीजिए शादी के बाद मुसीबत आने वाली है, उसकी स्थिति आपने समझ ली। तो ये सारी स्थितियां जो हैं एक ऐसा झमेला है, अगर आप समझ जाएंगे और कुंडली में ये हुई तो कहेंगे भैया हमने नहीं करनी शादी। अभी तो बहुत पिन पॉइंट करना पड़ता है एस्ट्रोलॉजी करते हुए, ग्रहों की दृष्टि का बड़ा प्रभाव है। मान लीजिए किसी के तीसरे या 11वें घर में राहु हो तो उसकी सीधी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे आ जाती है, और जहां पे राहु की मारक दृष्टि आ जाए वो रिश्ता भी नहीं बचता। तो सप्तम भाव पे किसकी दृष्टि है ये भी देखना पड़ता है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में ही हो, रोग मृत्यु और कोर्ट में ही हो सकता है सुख स्थान में चला जाए। 7वें घर का स्वामी मान लीजिए सुख स्थान में चला गया, चौथे घर में, तो फिर तो कहेंगे ना कि विवाह का स्वामी बंगले गाड़ी मकान सुख स्थान में चला गया। अगर वहां पर सप्तम भाव के स्वामी की युति जोड़ी अपने शत्रु के साथ बन गई तो क्या करेंगे। मान लीजिए मेष लग्न का ही उदाहरण ले लेते हैं। 7वें घर का स्वामी है शुक्र, शुक्र चला जाए चौथे भाव में जिसको सुख स्थान कहते हैं। प्रेडिक्शन ये कहेगी कि पति या पत्नी का ग्रह सुख के घर में है, इसके आते ही घर में वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह जो है वो कहां पहुंच गया है, सुख के स्थान में। अगर वहां पे गलती से राहु हुआ तो राहु और शुक्र अगर मिल गए तो सुख स्थान का ही बंटाधार कर देते हैं। इसके आते ही फिर गाड़ियां घर मकान गिरवी होते हैं, बिकने शुरू हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है। सो ये चीजें इसको समझते जाइए। टॉपिक बड़ा लंबा है, ये मैंने शुरू तो कर लिया है व्हाट्सएप पे देख देख के कि पंडित जी 7वें घर की बात कीजिए। 57 मिनट का हो गया। ये चीजें बड़े ध्यान से समझनी पड़ती हैं, लंबा टॉपिक है, इसको मैं अगले लाइव में भी ले जाऊंगा। तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है 7th हाउस, जिसको शादी का घर कहते हैं। जीवन साथी कैसा, उसके बाद कैसा, बीमार तो नहीं मिल जाएगा, कोर्ट कचहरी तो नहीं ले जाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट तो नहीं शुरू हो जाएंगे, ये आपने थोड़ा सा समझ लिया आज। 7वें घर में कौन से ग्रह की स्थिति, जैसे कुछ तो खलनायक ही होते हैं, राहु केतु मंगल शनि सूर्य इवन की बृहस्पति, ये खलनायक जैसा रोल ही अदा कर देते हैं 7वें घर में चले जाए। 7वें घर का लॉर्ड, उसकी पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नीच ना हो, वक्री ना हो, अस्त ना हो, वो भी जीवन साथी बीमार आलसी परेशान मिल जाता है। बहुत सारी हमारे पास ऐसी कुंडलियां आती हैं जो लड़कियां कहती हैं आगे, पंडित जी ये जो मेरे हस्बैंड है ये काम नहीं करते। तो हम देखते हैं कि 7th लॉर्ड कैसा है, वो वक्री होता है, उल्टा उल्टा मुंह करके प्यार अंदर बैठते हैं, नशा कर लेते हैं लोग। तो ये बड़े जबरदस्त तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपके साथ और बात करता हूं, क्योंकि नीचे अशोक चौहान जी ने लिखा है कि आधा घंटा और चलिए पंडित जी। चलिए अब इस 15-20 मिनट में, आधे घंटे में आप कुछ चीजें नोट कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक को आगे भी ले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं कि आपको अपने बच्चों की कुंडली में, आपका तो जो होना था हो गया, जो अनमैरिड है वो देख सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली में किस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, मेष से लेकर मीन तक मैं आपको बताने लगा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए।
मान लीजिए मेष लगन है, तो बच्चा चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, चाहे आप स्वयं अभी अनमैरिड हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी पहले देखना है आपको। मान उसमें कोई ग्रह नहीं है, कोई है भी है तो उसको भी छोड़ दीजिए। मान लीजिए राहु बैठा 7वें घर में, डरो मत, उसके उपाय हैं हमारे पास। सप्तम भाव का स्वामी आपको समझना है पहले, आप सबका मेष से लेकर मीन तक कौन सा है, उसकी स्थिति आप, जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया है, अगर वो देख लेंगे तो भी आप अलर्ट हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकेगा कि भैया इतने गुण मिल गए कर दो शादी, क्योंकि ये गुण मिल गए कर दो शादी वाले सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। ये वाले लोग जो कहते हैं ना गुण मिल गए कर दो शादी, वो बाद में जब शादियों में डिवोर्स होते हैं, तलाक होते हैं, हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे होते हैं, तो वो उनको भी साथ में श्लोक मिल रहे होते हैं भारी भारी। तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। कईयों के घर में बेटा बेटी अनमैरिड हो सकते हैं, या आप स्वयं भी अनमैरिड हो सकते हैं जो मुझे सुन रहे हैं। तो 7th लॉर्ड कौन है आपका, मैं आपको यह बताने लगा हूं। जो मेन विवाह को मजबूत पिलर होता है, जो 7th लॉर्ड। मेष अगर आपका लगन है तो 7वें घर के स्वामी बनेंगे शुक्र ग्रह। हाँ बिल्कुल ठीक, 7वें घर के स्वामी शुक्र बनेंगे सबसे पहला। अगर मेष लगन है आपका, लगन तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे, पिछले 15-20 साल से मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है सब कुछ। जो नए जुड़े हुए हैं उनको फिर बाद में कभी बताएंगे। लगन यानी कि प्रथम भाव में जो राशि आ जाए, अगर मेष राशि आ जाए तो मेष लगन की पत्री होती है। मेष अगर आपका लगन है तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है। आपको अब अपने कुंडली में यह देखना है कि मेष लगन वालों का शुक्र 6, 8, 12 में तो नहीं है, नहीं तो फिर वही स्थिति होती है, रोग शत्रु बन के पति या पत्नी आ जाता है, डिप्रेशन देने वाला आ जाता है, कोर्ट कचहरी ले जाने वाला आ जाता है। मेष लगन वालों को शुक्र देखना है बड़े ध्यान से कि कहीं राहु या केतु के साथ अवैध संबंधों वाले योग में तो नहीं चला गया। इलीगल योग होता है राहु के साथ शुक्र का होना। तो मेष लगन वाले ध्यान से समझ लें, सूर्य के साथ शुक्र का होना भी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, राहु या केतु के साथ होना भी डिस्टर्ब कर देता है। मंगल शुक्र भी बड़ा खतरनाक रोल अदा कर देते हैं, मेष लगन वालों को बताता हूं। तो शुक्र की स्थिति आपको देखनी है, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूं। वृषभ लगन, 2nd नंबर जो है टॉरस, उनको मंगल ग्रह देखना है कुंडली में कैसा, क्योंकि उनके 7वें घर का पति या पत्नी का जीवन साथी का स्वामी मंगल ग्रह होता है। तो उन्हें यह देखना है कि उनकी कुंडली में मंगल 6, 8वें या 12वें घर में तो नहीं है, नहीं तो शादी के बाद मुसीबत होती है। तो कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो वो जो पछताए वाला रोल है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वृष लगन आपका है और मंगल 6, 8, 12 में है तो फिर पछताए वाला रोल होता है। अगर यही मंगल शनि या राहु के साथ अंगारक दोष में हुआ वृष लगन वालों का, तो भी उनकी शादी सफल नहीं हो पाती। मंगल ग्रह नीच हो कुंडली में, अस्त हो, वक्री हो, तो भी शादी अधिक सफल नहीं हो पाती। ध्यान रखिएगा। हाँ इतना हो जाता है कि वक्री और अस्त वालों के विवाह टूटते नहीं है, लेकिन आनंद से निभते भी नहीं है। मिथुन लगन की बात करते हैं, 3 नंबर लगन। 3 नंबर अगर आपका लगन हो तो आपको गुरु ग्रह की स्थिति देखनी है। कुंडली में आपकी शादी का मालिक बृहस्पति होता है, तो सेम आपको यही देखना है, गुरु ग्रह 6, 8वें, 12वें यानी कि नेगेटिव हाउसेस में तो नहीं है, जिसे हमारी एस्ट्रोलॉजी में त्रिक स्थान कहते हैं। गुरु ग्रह भी राहु के साथ या केतु के साथ गुरु चंडाल दोष तो नहीं बना रहा, गुरु ग्रह नीच राशि में तो नहीं है। आजकल जैसे गुरु राहु चंडाल दोष बना रहे हैं, अगर कोई बच्चा मिथुन लगन लेके पैदा हो गया तो समझ लीजिए मिथुन लगन के बच्चे की मैरिज डिस्टर्ब होगी। पैदा हुए बच्चे को बता रहा हूं, या नहीं भी अगर कोई हुआ, कोई मिथुन लगन वाला पैदा हो गया तो गुरु राहु आजकल 30 अक्टूबर तक डिस्टर्ब रहेंगे, पहले ही बता रहा हूं, जन्म लेने से पहले। ठीक है, तो आप मिथुन लगन वालों को बृहस्पति की स्थिति देखनी है कैसी है। अब आइए कर्क लगन की बात करते हैं। 4 नंबर अगर आपका कर्क लगन है
तो आपको अपने विवाह की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए शनि ग्रह के ऊपर दृष्टि रखनी होगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव यानी कि विवाह का स्वामी, पति या पत्नी, जीवन साथी का स्वामी शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह तो आजकल वक्री है, तो जितने बच्चे कर्क लगन के पैदा होंगे वक्री शनि वाले पैदा होंगे। कब तक? 4 नवंबर तक। तो कर्क लगन के विवाह की स्थिति अगर वक्री शनि वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कमजोर रहेगी। इसके अलावा आप देखें कर्क लगन वाले कि आपकी कुंडली में शनि राहु के साथ तो नहीं है, इसको प्रेत छाया योग कहते हैं। चंद्रमा के साथ इसको विष योग कहते हैं। मंगल के साथ हो तो उसको अंगारक दोष कहते हैं। यही शनि छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो पक्का जेल यात्रा भी करवा देता है। 12वें घर में तो लंबी जेल होती है, 8वें घर में लापता हो जाता है आदमी। कई 8वें घर की कुंडलियां का डाटा है मेरे पास, लापता। तो कर्क लगन वाले शनि के विषय में ध्यान रखें कि कुंडली में शनि नीच ना हो, वक्री ना हो, अस्त ना हो, राहु केतु शनि आपस में कोई युति ना बना रहे हो, मंगल की युति ना हो, विष योग चंद्र की युति ना हो, तो वो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करती है। सिंह लगन जिनका है 5 नंबर, सिंह लगन, उनके सप्तम भाव में कुंभ राशि आएगी शनिदेव की। तो वो भी शनि को कुंडली में देखें, नेगेटिव तो नहीं है आपकी कुंडली का शनि। अगर नेगेटिव हुआ तो सोच समझकर स्टेप उठाएं। उपाय होते हैं इसके, लेकिन उपाय लोग करते नहीं है, बाद में फिर पछताते हैं। कन्या लगन है अगर आपकी कुंडली में 6 नंबर, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन के विषय में जानकारी लेनी हो तो बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव का स्वामी है। देख लीजिए आपकी कुंडली में गुरु नीच तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, राहु या केतु के साथ गुरु चंडाल दोष में तो नहीं है। गुरु और बुध भी शुभ योग नहीं होता, ध्यान से समझ लीजिए। बृहस्पति और बुध एक ही राशि में बैठे हो ना, बड़ी परेशानी पैदा करते हैं। बुद्धि और भाग्य की लड़ाई होती है। बुध कहता है मैं बुद्धिमान बहुत हूं, बृहस्पति कहता है मैं किस्मत से चलाता हूं गाड़ी। कि बड़े बड़े अनपढ़ सेठ मैंने देखे हैं जिनके नीचे सीए काम करते हैं। तो बुध और बृहस्पति में बृहस्पति मजबूत होता है। तो ये कन्या लगन की अगर आपकी जन्म पत्री है तो पीला ग्रह गुरु आपके जीवन साथी का कारक है। अगर आप बृहस्पति को समझ लेंगे और उसी नेचर के इंसान के साथ शादी कर लेंगे तो जीवन सफल हो जाता है। बाकी अगर कुंडली में ही वो बृहस्पति नीच, अस्त, वक्री, गुरु चंडाल दोष में हुआ, 6, 8, 12 में हुआ, तो फिर भाग्य लिखवा कर आप ही लाए हैं। तुला लगन की बात करेंगे। 7 नंबर अगर आपका लगन हो, जिसको शुक्र का लगन कहते हैं, लेकिन शादी मंगल के कंट्रोल में होती है, मंगल के कंट्रोल में। तो मंगल ग्रह का जो प्रभाव है वैसे तो आपको पता ही है, बड़ा खतरनाक है, अग्नि का गोला, मैंने आपको अभी बताया। तो तुला लगन वालों के लिए मंगल की स्थिति कुंडली में अगर किसी भी प्रकार से नेगेटिव हुई, कैसे होती मंगल की स्थिति नेगेटिव? कर्क राशि में मंगल नीच हो जाता है, जैसे आजकल चल रहा है। तो ये भी नोट कर लीजिए, जितने बच्चे तुला लगन वाले अभी पैदा हो रहे हैं 30 जून तक, तो नीच मंगल लेके पैदा हो रहे हैं, उनके लिए भी वैवाहिक जीवन कष्टकारी आने वाला है। कैसे मंगल खराब होता है? कर्क राशि में नीच। मंगल अगर राहु के साथ हो या शनि के साथ हो तो अग्नि और तेल का मेल होता है। शनि तेल, मंगल अग्नि, अंगारक दोष। राहु कच्चा कोयला, मंगल आग, अंगारक श्राप। तो ये मंगल ग्रह राहु, केतु या शनि के दोष में आ जाए तो तुला लगन वालों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। 8 नंबर लगन मेरा अपना ही है तो मुझे पक्का पता है इसके बारे में क्या क्या होता है। हमारे लगन में 8 नंबर वालों के मैरिज के हाउस में शुक्र की राशि आती है, वृष राशि, 2 नंबर। तो कुंडली में सप्तम भाव चाहे खाली पड़ा हो, लेकिन वृश्चिक लगन वालों का शुक्र अगर खराब हुआ तो वो मैरिज को खा ही जाता है, डिस्टर्ब कर देता है।
समझ गए, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र ही तो सबसे सेंसिटिव प्लैनेट है। अगर ये राहु के साथ हुआ, शुक्र राहु पति पत्नी के बीच में शक पैदा कर देता है। अगर ये केतु के साथ हुआ तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पैदा कर देता है। केतु को पैर बोला गया कि कई कंपेनियन बन जाएंगे, राहु को सर बोला कि दिमाग में शंका घूमती रहेगी। यह शुक्र अगर नीच हुआ तो करैक्टर खराब हो जाता है, नशेड़ी हो जाता है आदमी। तो वृश्चिक लगन, आप भी ध्यान से अपनी कुंडली का शुक्र देखें। छठे, आठवें, 12वें घर में हुआ तो कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल की यात्रा शुरू हो जाती है शादी के बाद। राहु केतु के साथ मिल गया तो वैसे ही जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। शुक्र नीच, अस्त, वक्री और भी ज्यादा खराबियां पैदा करता है, ध्यान दीजिए। धनु लगन की बात करते हैं अभी। अगर आपका 9 नंबर लगन है तो आपकी मैरिज का कंट्रोल बुध ग्रह के हाथ में होता है। अगर आपके लगन में 9 नंबर धनु आ जाए तो कुंडली का बुध देखिए कैसा है, या गोचर में बुध देखिए कैसा है। अगर गोचर में बुध खराब हो, अस्त हो, वक्री हो, तो चलते हुए दिनों में, यानी कि गोचर में ही शादी ऐसा लगती है जैसे कि अब गई अब गई अब गई। अगर पक्का खराब हुआ पड़ा हो फिर तो गई। तो धनु लगन वालों का बुध ग्रह अगर राहु के साथ जड़ दोष में हो या नीच मीन राशि में हो या 6, 8, 12 में हो, बड़ा खतरनाक होता है। बुध ग्रह अष्टम भाव में या 12वें भाव में मैंने जिन लोगों का देखा है, उन्हें मैंने मानसिक रूप से इतना ज्यादा विक्षिप्त देखा है, इतनी ज्यादा हाई एनर्जी होती है कि बड़े बड़े भारी भारी ट्रंक, पेटियां, बेड उठा उठाकर मार देते हैं वो। तो धनु लगन वाले बुध ग्रह के ऊपर नजर रखा कीजिए। अपनी कुंडली वाले बुध पे भी देखें, अगर कहीं पे कोई गड़बड़ है तो छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। अगर गोचर में गड़बड़ हो तो फिर थोड़ा शांत रहिए, उस समय को निकल जाने दिया कीजिए, क्योंकि धनु लगन के लिए मैरिज लाइफ 7th हाउस बुध ग्रह के पास होता है, ध्यान रखिए। मकर लगन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा सेंसिटिव इन लोगों की मैरिज मैंने देखी है पिछले 15-20 सालों में। मकर लगन की सेंसिटिव क्यों बोल रहा हूं मैरिज, पता है? क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी होता है चंद्रमा। हर 2.25 दिन बाद कभी एस फुलते कभी अस फुलते, सुने ना गाना? सो चंद्रमा मूड स्विंगर होता है, मूड चेंजर होता है। हर 2.25 दिन बाद कभी किस भाव में, कभी किस भाव में, कभी शुक्र के साथ, कभी बुध के साथ, कभी मंगल के साथ, कभी राहु के साथ, कभी केतु के साथ, कभी शनि के साथ। तो स्टेबल मैरिज पार्टनर उन्हें नहीं मिलता जिनकी कुंडली में मकर लगन हो। सन की टाइप होता है। वैसे अब जिन लोगों का होगा मुझे गालियां मत निकालना, मैं तो आपको एक ओवरऑल बात बता रहा हूं। होता है वैसे वही है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 20 साल का निचोड़ बता रहा हूं आपको। तो सबसे खतरनाक मैं मानता हूं मकर लगन वालों का वैवाहिक जीवन। चंद्रमा को स्थिर जरूर करने की रेमेडीज पूछ लेनी चाहिए। चंद्रमा तो शंकर भगवान की शिखा पर रहता है, वहीं से स्थिर हो जाता है। तो मकर लगन वालों को समझ जाना चाहिए कि चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में हुआ, चंद्रमा राहु और केतु के ग्रहण दोष में हुआ, चंद्रमा शनि के विष योग में हुआ, तो मकर लगन वालों की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए सप्तम भाव का स्वामी सूर्य होता है, क्योंकि वहां पे सिंह राशि आ जाती है। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन बाद मूड स्विंग करता है, कुंभ लगन वालों का जीवन साथी 30 दिन बाद मूड स्विंग करता है, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन कर जाता है 30 दिन बाद। जन्मपत्री में तो पक्का फिक्स होता है कि देखना ही पड़ता है कि 7th लॉर्ड कहां पे है। जैसे मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव हाउसेस 6, 8, 12 में तो नहीं है। लेकिन गोचर में ये बड़ा खेल खेलते हैं दोनों ग्रह, चंद्रमा और सूर्य। एकदम लाइफ चेंज करते रहते हैं। कर्क वालों के तो मैंने देखा ही है, बेचारे अप डाउन में ही रहते हैं। जहां पे सूर्य की राशि आ जाती है वो 30 दिन शांति, 30 दिन अशांति, 30 दिन क्रांति, फिर 30 दिन शांति। ऐसे ही आजकल सूर्य मिथुन राशि में है। 30 दिन अथाह गर्मी के हैं, 15 जुलाई से 30 दिन अथाह बारिश के आ जाएंगे। तो ध्यान रखिए, कुंभ लगन वालों के लिए भी लगन का स्वामी शनि
और जीवन साथी का स्वामी सूर्य आपस में एक दूसरे के शत्रु और विरोधी ग्रह होते हैं। कुंडली में अगर स्थिति कमजोर हुई तो खराबी पैदा हो जाती है। मीन लगन की बात करते हैं। 12 नंबर अगर आपका लगन है, आपकी मैरिज का कंट्रोल बुध ग्रह के हाथ में होता है, क्योंकि वहां पे कन्या राशि आती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जब भी मैरिज का विचार मन में आए तो मीन लगन वाले देखें कुंडली में बुध कैसा है, नीच तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले रेमेडीज, पहले उसके उपाय, उसका तोड़ पूछना पड़ेगा, फिर जाके शादी की तरफ ध्यान दीजिएगा। केवल गुण मिल गए, लड्डू खा लो, तो भाई ये गुण मिलाने वाले पंडित लोग होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर, वो फिर वो जो दूसरे वाला लड्डू खिलाते हैं जो खा के पछताना पड़ता है। सो एस्ट्रोलॉजी में जन्म पत्री की विवेचना करना, अवलोकन करना, एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैरिज में खास करके जो लोग इस बात से धोखा खा चुके हैं कि पंडित जी ने तो कहा था गुण मिल गए हैं, डाइवोर्स क्यों हो गया, झगड़े क्यों रह रहे हैं, पति नशे क्यों कर रहा है, पत्नी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही है, इसी कारण होता है क्योंकि वो लोग। अच्छा, एक और चीज मुसीबत भरी है आजकल, मोबाइल ऐप्स में अब आपके पास, सबके पास कोई ना कोई एस्ट्रो ऐप है। शादी करनी होती है, लड़की है तो वो लड़के की जन्म पत्रियां भर भर के वो मैट्रिमोनियल से देखते रहते हैं, मिल गई मिल गई मिल गई, नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली, ऐसा आधा काम अपनी ऐप पे आप लोग करते रहते हैं। लेकिन उस ऐप में आपको फिर वही धोखा मिलता है जो पहले किसी जमाने में अनपढ़ किस्म के एस्ट्रोलॉजर कर देते थे, मिल गए गुण कर लो शादी। ऐप भी तो यही कहती है, मिल गए गुण कर लो शादी। ऐप ये तो बताती नहीं है कि 7वें घर में राहु है तलाक हो जाएगा, केतु है एक्स्ट्रा रिलेशन बन जाएंगे, मंगल है अग्निकांड हो जाएगा, सूर्य है मार कुटाई हो जाएगी, शनि है नपुंसकता तक ले जाता है। तो ये ऐप जो है वो वही रोल अदा कर रही है जो बिना ज्ञान के ज्योतिषी करते थे, आजकल वो ऐप कर रही है। तो उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए जिन लोगों ने अभी शादी करनी है, उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए जिन लोगों के बच्चे विवाह की कगार पे हैं, क्योंकि शादी जो है वो इस समय टिक नहीं रही है। भौतिक वातावरण के कारण ही नहीं टिक रही, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं। बड़े शहरों में तो मैंने देखा है, हमारे पास क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, यूट्यूब से दूर दूर पहुंच गए अब हमारे प्रोफाइल्स, हमारे नंबर, हमारे पास तो पूरे वर्ल्ड से लोगों के डाटाज आ जाते हैं कि पंडित जी कुंडली मिला दो, पंडित जी कुंडली देख दो, पंडित जी उपाय बता दो, अच्छे कलर कौन से हैं, अच्छे स्टोन्स कौन से हैं। हमें तो पूरे विश्व का आजकल डाटा मिलना शुरू हो गया है, हमें तो इस प्लेटफॉर्म ने इतना अच्छा फायदा दिया है। तो जो बड़े मेट्रो सिटीज है ना, वहां पे तो शादी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। वहां पे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अब तो शिकार ढूंढ रहे हैं, जीवन साथी नहीं ढूंढ रहे, आजकल शिकार ढूंढ रहे हैं। कोई मल्टीनेशनल कंपनी वाला मिल जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाए, किसी के पास ऑलरेडी गाड़ी भी हो, घर भी हो, मकान भी, ऐसा हो रहा है। तो मैं पूछता हूं भाई, शिकार ढूंढ रहे हो क्या या जीवन साथी ढूंढ रहे हो? जीवन साथी का मतलब होता है समर्पण करना, बलिदान करना, महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखना। दूसरे घर जाकर माहौल कैसा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, लड़की को तो ज्यादा चुनौतियां हैं क्योंकि 25 साल 20 साल अपने माता पिता के घर में ऐशो आराम से काटकर अचानक कानून इन लॉज के घर में आ जाती है, डंडा चल रहा हुआ है। कितनी कितनी कठिन चुनौती है। यही चुनौती लड़के के लिए भी, इन लॉज। तो ये आजकल इतना जबरदस्त सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि अगले 5 साल में ये प्रथा लगभग लुप्त होने के कगार की तरफ चली जाने वाली है। भारत बचेगा अभी, पिछले गांव में, पिछले कस्बों में रिवाज मानकर शादियां होंगी, लेकिन मेट्रो सिटीज में शादियां तो होंगी लेकिन फैशन की तरह होंगी कि कुछ दिन बाद ये कपड़ा पसंद नहीं है, इसको बदल दिया जाए। तो ये बहुत सेंसिटिव हो रहा है ये सब्जेक्ट मैरिज, और टाइम हमारे पास थोड़ा है
इस सब्जेक्ट के ऊपर लाइव करने के लिए। दोबारा फिर इसके ऊपर लाइव करेंगे। आपके कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप कमेंट लाइन में जरूर लिख दिया कीजिए, क्योंकि बाद में मैं सब पढ़ता हूँ कि किस किसने अच्छा लिखा, किसने मेरे लिए नेगेटिव लिखा, किसने बुरा लिखा, किसने बढ़िया लिखा, कितने लोगों ने शेयर किया। मैं देखता रहता हूँ किन लोगों को मेरे प्रोफाइल में आकर रुचि होती है, तो फिर मैं उन लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में रखता हूँ। जिनको नई रुचि होती उनको मैं फिर अनफ्रेंड करने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि जो लोग वेटिंग में होते हैं फिर मैं उनको फ्रेंड लिस्ट में डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने तो इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग एस्ट्रोलॉजी के लिए करना होता है। और जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में रुचि नहीं है उनको तो फिर यहाँ रहना भी नहीं चाहिए, वो तो कहीं और जाएं, किसी और के साथ फ्रेंड लिस्ट में चले जाएं। तो आप अपना कोई जनरल क्वेश्चन होगा तो आप मेरी कमेंट लाइन में लिखिए। आपका कोई प्राइवेट क्वेश्चन होगा, प्रोफेशनल, आपने कोई कंसल्टेंसी लेनी है अपनी हेल्थ के बारे में, अपने विवाह के बारे में, कुछ भी है, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप में रहिएगा। वो प्रोफेशनल है, ये जनरल है, ठीक है। तो ये टॉपिक है बड़ा ही मजेदार। पति और पत्नी पतन के कारक हैं, क्योंकि उसमें भी प और त पति आता है और उसमें भी प त न पतन आता है। सप्तम भाव जो है वो पतन का कारक भी बना हुआ है आजकल। तो ये कलयुग का पहरा है। पति और पत्नी सप्तम भाव को मारक स्थानों में गिना जाता है, दूसरे भाव को, सातवें भाव को, आठवें भाव को। इसीलिए ये मारक स्थान जो है इस समय बहुत